Stop right there. What if everything you learned was just the half story? Welcome to Plated Past, the place where you don't just read history, we re examine it. We dive deep into the secrets, the forgotten figures, and the massive ideas that forge the world we live in today. Here, you will get expert analysis, detailed explanations of science and philosophy, and the educational content you need to truly understand the past and predict the future. Don't just observe history, you understand it. Hit that subscribe button and the notification bell so you never miss an episode of our history through the time. So let's get started to the video. इतना जोश था, इतनी तेजी से फैला, बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए, फिर भी ये पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो सका? हमारे दस्तावेज तो यही बताते हैं कि आखिर में अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब रहे। तो क्या ये सिर्फ लीडरशिप और हथियारों की कमी थी या कुछ और भी वजह थी क्या? पर वो असल में सेना को चलाने लायक स्थिति में नहीं थे, वो एक प्रतीक ज्यादा थे। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब अपने अपने इलाकों में बहुत काबिल और बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन सब के बीच कोई एक, क्या कहते हैं, सेंट्रल कमांड या कोई साझा रणनीति बनाने वाला नेतृत्व नहीं था। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इससे अंग्रेजों को आसानी हुई, वो एक एक करके इनसे निपट सके। और संसाधनों का फर्क, वो तो बहुत बड़ा रहा होगा। हाँ, वो तो था ही, बहुत ज्यादा। विद्रोहियों के पास जज्बा था, हिम्मत थी, लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था? उनके पास बेहतर संगठन था, नए हथियार थे, ट्रेनिंग वाली सेना थी, और सबसे बड़ी बात, रेलवे और टेलीग्राफ। वो अपनी फौजें और खबरें बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। विद्रोही इस मामले में बहुत पीछे थे, उनके हथियार पुराने थे, संदेश पहुंचाने के तरीके धीमे थे। एक और बात जो अक्सर कही जाती है वो ये कि विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा, पंजाब भी, और तो और कई भारतीय राजाओं ने और पढ़े लिखे तबके के एक बड़े हिस्से ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों की मदद की। तो ये एक अंदरूनी बिखराव भी था जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। लेकिन हार के बाद भी इसने सब कुछ बदल दिया ना? मतलब इसका असर तो बहुत गहरा हुआ। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और सीधा नतीजा तो यही था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1857 ने ब्रिटिश सरकार को सच में हिला दिया था। उन्हें समझ आ गया कि भाई, एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। तो क्राउन का शासन मतलब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव था या इसने आम लोगों की जिंदगी पर भी कुछ असर डाला? कुछ सूत्र इशारा करते हैं कि असर गहरा था। नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधा महारानी का नुमाइंदा था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ और मजबूत की गई। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव सेना में हुआ। अंग्रेजों ने 1857 से बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, खासकर जो तोपखाना वगैरह थे उन पर पूरा कंट्रोल यूरोपियंस का हो गया। और भारतीय सैनिकों की भर्ती में उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। सैनिकों को जाति, धर्म, इलाके के आधार पर अलग अलग रेजिमेंटों में बांट दिया। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि उनमें फिर से वैसी एकता न बन पाए जैसी 1857 में थोड़ी बहुत दिखी थी। ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह न हो। ये तो वाकई बड़ी चालाकी से किया गया बदलाव था। लेकिन अगर हम इस तात्कालिक हार से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो 1857 का सबसे टिकाऊ, सबसे महत्वपूर्ण नतीजा क्या कहेंगे आप? इसका निचोड़ क्या था? मेरे ख्याल से, और जैसा कि हमारे सूत्र भी कहते हैं, सबसे अहम और दूर तक जाने वाला नतीजा था भारत में राष्ट्रीय चेतना का मजबूत होना। भले ही विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, खासकर उत्तर और मध्य भारत में अलग अलग तरह के लोगों को एक दुश्मन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ खड़ा किया था। सिपाही, किसान, कारीगर, जमींदार, राजा, सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। जो कुर्बानियां दी गईं, जो संघर्ष हुआ, उनकी कहानियां बेकार नहीं गईं। अच्छा, तो वो कहानियां आगे प्रेरणा बनी। बिल्कुल।
उन कहानियों ने आने वाली पीढ़ियों में ये भावना जगाई कि हम सब एक हैं, हमारा दुश्मन एक है और हमें मिलकर लड़ना होगा। 1857 ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव को कह सकते हैं सीमेंट कर दिया। इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह या गदर कह देना इसकी अहमियत को कम करना है। ये असल में भारत की आज़ादी की लड़ाई का पहला बड़ा अध्याय था। इसने आने वाले नेताओं और आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। इसने ये भी दिखा दिया कि अंग्रेजी हुकूमत ऐसी नहीं है जिसे हराया ही नहीं जा सकता। तो आज की इस बातचीत से हमने समझा कि 1857 कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये दशकों से चले आ रहे राजनीतिक अन्याय, आर्थिक शोषण और हमारे सामाजिक धार्मिक मामलों में अंग्रेजों की दखलंदाजी का नतीजा था। वो चर्बी वाले कारतूस तो बस एक चिंगारी साबित हुए जिसने बारूद में आग लगा दी। ये आग मेरठ से भड़की और फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, बिहार कई जगह फैली। बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जैसे कई नायकों ने इसमें हिस्सा लिया, लड़ाई लड़ी। हाँ, ये भी सच है कि बिखरा हुआ नेतृत्व था, साधन कम थे और शायद आपसी तालमेल की भी कमी रही, जिस वजह से ये विद्रोह अपना पहला लक्ष्य अंग्रेजों को भगाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े थे। इसने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल पुराने राज को उखाड़ फेंका। भारत सीधा ब्रिटिश ताज के नीचे आ गया। सरकार और सेना के ढांचे में बड़े बदलाव हुए और सबसे बड़ी बात, इसने पहली बार बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने का तजुर्बा दिया। और यहाँ एक बात सोचने वाली रह जाती है कि 1857 की घटना तो खत्म हो गई, पर उसकी याद कैसे जिंदा रही? कैसे इस विद्रोह की कहानियां, इसके हीरो और विलेन के किस्से लोकगीतों में, कहानियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे? कैसे इस नाकामी की याद ने ही आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को हिम्मत दी, उन्हें कभी हार न मानने का जज्बा दिया? शायद 1857 का सबसे बड़ा असर उसके होने में उतना नहीं जितना उसके याद रखे जाने के तरीके में था। ये अपने आप में एक और गहरी चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल, इतिहास की परतें हमें यही सिखाती हैं कि हार भी कई बार आने वाली जीत की तैयारी होती है। खैर, आज की इस जानकारी भरी यात्रा में बस इतना ही।